नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्रकरण प्रगतिवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन बनकर उभरा था। तो कहते हैं ना, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, तो समाज की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया का साहित्य पर सापेक्ष प्रभाव पड़ता है। तो छायावाद की दार्शनिकता, समाज निरपेक्षता तथा एकांतिक रागात्मकता के विरोध स्वरूप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नया काव्य आंदोलन उभरा, जिसे कि प्रगतिवाद नाम दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावादी वैयक्तिकता के फलस्वरूप कल्पना आधिक्य के कारण समाज में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति नगण्य हो गई थी, शून्य हो गई थी। कवि सिर्फ अपनी कल्पना की कुहेलिका में ही भटके हुए थे तथा समाज के कटु सत्यों से मानो उनका मुख भंग हो गया था। इस अवस्था में सामाजिक अभिव्यक्ति अपने प्रस्तुतिकरण के लिए जोर पकड़ने लगी। कवियों का एक वर्ग ऐसा सामने आया कि जिसने देखा कि साहित्य का जो उद्देश्य है वही पीछे छूटता जा रहा है, कि साहित्य का उद्देश्य तो समाज के सत्य को ही अभिव्यक्ति प्रदान करना है, और कल्पना के प्रांगण में रमण करते करते कवि इतना खो गए कि समाज के कटु सत्य उनके द्वारा सामने लाने से छूटे जा रहे हैं। तो इसलिए काव्य के क्षेत्र में कवियों का एक वर्ग सामने आया और उसने छायावादी वैयक्तिकता का विरोध करते हुए काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद का नया आंदोलन सामने रखा, जिसमें कि समाज के शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग तथा निर्बल असहाय वर्ग को वाणी प्राप्त हुई। उनकी मूक संवेदनाएं मुखर हो उठी। प्रगतिवाद वस्तुतः मार्क्सवाद का भारतीय संस्करण है। मार्क्सवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस में कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उनके द्वारा प्रचलन में आया था। मार्क्सवाद का सिद्धांत था कि समाज का प्रत्येक वर्ग समान होना चाहिए, समाज दो वर्गों में विभक्त नहीं होना चाहिए। समाज का विकास तब होगा कि जब समाज का प्रत्येक वर्ग आगे आए। ऐसा ना हो कि एक वर्ग जो है वो साधन सुविधा से बिल्कुल भरा हुआ हो और दूसरा वर्ग रोजी रोटी के लिए भी तरसता रहे। तो इसी सिद्धांत को लेकर के मार्क्सवाद सामने आया। मार्क्सवाद का दूसरा नाम साम्यवाद या समाजवाद है, जो कि इसी तत्व को पुष्ट करता है कि समाज में प्रत्येक वर्ग को बराबरी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। एक वर्ग सारे साधनों पर अधिकार करे तथा दूसरा वर्ग प्राथमिक वस्तुओं के लिए भी तरसता रहे। समाज की यह दशा धीरे धीरे वर्ग संघर्ष का कारण बनती जाएगी। इसलिए मार्क्सवाद के द्वारा समाज में समानता का भाव स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी मार्क्सवाद का हिंदी रूपांतरण यदि हम देखें तो प्रगतिवाद है। कहते नहीं कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। और भारतीय काव्य में यदि हम इसकी अवधारणा देखें तो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक के बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद एक आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ा तथा साहित्यकारों में प्रगतिवादी चेतना दिखाई देने लगी। प्रगतिवाद की समय सीमा यदि हम देखें तो 1936 से 1942 तक मानी जाती है। छायावादी काव्य में व्यक्ति इतना प्रधान हो गया था कि समाज का कटु यथार्थ अभिव्यक्ति से उपेक्षित रह रहा था, अर्थात सिर्फ सौंदर्य, कल्पना और प्रेम के चित्र खींचे जा रहे थे। भूखे, नंगे, असहाय
और मेहनतकश लोगों की पीड़ा को कोई भी देखने वाला नहीं था। तो समाज के इस वर्ग की अभिव्यक्ति के लिए, इसी खाई को पाटने के लिए प्रगतिवादी साहित्य प्रचलन में आया था तथा प्रगतिवादी साहित्यकारों द्वारा सर्वहारा वर्ग को वाणी प्रदान की गई थी। यह काव्य आंदोलन पूंजीपति व शोषक वर्ग के प्रति रोष तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रस्तुत करता दिखाई देता है कि सभी प्रगतिशील कवि, सभी प्रगतिवादी साहित्यकार अपनी कृतियों, अपनी रचनाओं के माध्यम से निर्बल, शोषित, असहाय जनता के संघर्ष को वाणी प्रदान करते दिखाई देते हैं। वे उनके संघर्ष को सामने लाते हैं। वो समाज में वर्ग संघर्ष, वर्ग भेद की स्थिति का विरोध करते हैं। उनका स्वप्न है कि समाज समानता पर आधारित होना चाहिए। समाज दो वर्गों में विभाजित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वर्ग को ऐसी व्यवस्था के तहत कार्य होना चाहिए कि समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ रोजी रोटी मिलती रहे, कोई किसी का अनुचित लाभ न उठा सके। यही विचारधारा प्रगतिवादी कवियों का प्राण बनकर के उभरी। अब यदि हम इस काव्य आंदोलन के प्रमुख कवियों को देखें तो नागार्जुन, बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका संपूर्ण साहित्य ही जन चेतना की सुंदर अभिव्यक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने प्रगतिशील संवेदना का स्वर मुखरित करने के साथ साथ प्रगति के सुंदर चित्र भी अंकित किए, इसीलिए इन्हें प्रगतिवाद का हृदय भी कहा जाता है। महाप्राण निराला, जिन्होंने अपनी कृतियों में प्रारंभ से ही ओज और विद्रोह का स्वर मुखरित किया था, निराला भी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित साहित्यकार माने जाते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी कविताओं में भी प्रगतिवादी स्वर स्पष्टता मुखरित होता है। दिनकर, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, जो कि मार्क्सवादी साहित्यकार, मार्क्सवादी समीक्षक भी कहे जाते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है रामविलास शर्मा जी। भारत भूषण अग्रवाल तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जिनकी कविताओं में हमें ओज, विद्रोह और क्रांति का स्वर मिलता है। वो कहते कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इस उथल पुथल का औचित्य समाज में क्रांति से है कि समाज में दीन और शोषक वर्ग अपनी चुप्पी तोड़ दे और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाए, प्रतिबद्ध हो जाए। तो इस तरह हम देखते हैं प्रमुख कवियों को प्रगतिवादी काव्यधारा की। अब आते हैं प्रगतिवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साम्यवाद का काव्यमय संस्करण है प्रगतिवाद की। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही कविता के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तो जो सिद्धांत साम्यवाद या मार्क्सवाद के थे, वही सिद्धांत प्रगतिवाद के भी निर्धारित थे। सभी प्रगतिशील कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से साम्यवाद के प्रति प्रखर आस्था प्रकट की है। नागार्जुन कहते हैं, होशियार हो, देर नहीं है लाल सवेरा आने में, लाल भवानी प्रकट हुई है सुना के तेरंग गाने में। तो लाल क्रांति, लाल तारा, लाल सवेरा यहाँ पर साम्यवाद का ही प्रतिनिधित्व करता है। धर्म एवं रूढ़ियों का विरोध, चूंकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित है और मार्क्सवादी दर्शन धर्म और रूढ़ियों का विरोध करता है। उसका कहना है कि धर्म व्यक्ति को संकुचित बना देता है, उसकी विचारधारा को संकीर्ण बना देता है, जिससे उसमें ऊंच नीच, छोटे बड़े, वर्ग भेद आदि के भाव आ जाते हैं। तो इस तरह से धर्म एवं रूढ़ियों का विरोध करते दिखाई देता है प्रगतिवादी कवि। शोषण के विरुद्ध गहरा रोष, प्रगतिवादी साहित्य की अवधारणा ही शोषण के विरुद्ध संघर्ष तथा शोषितों के प्रति संवेदना से प्रारंभ हुई। तो इसलिए शोषण का गहरा विरोध
इस काव्य धारा में देखने को मिलता है। निराला एक भिक्षुक की दीनहीन दशा को सामने लाते हुए कहते हैं कि झोली से कुएं निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, मुड़कर भी देखा नहीं उधर जिस ओर रहा था भिक्षु विचर। कि एक भिक्षुक को अन्न नहीं देते हम लोग और अपने धर्म रूढ़ियों और पुण्य प्राप्त करने के लिए भले ही उस भोजन को हम जानवरों में वितरित कर देते हैं, पशुओं में वितरित कर देते हैं। तो जो हमारी दयाहीनता है, जो हमारी संवेदनहीनता है, उसको दिखाते हुए शोषण के विरुद्ध गहरा रोष प्रकट करते हैं। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव, इस समाज का जो पूंजीपति वर्ग है, जो अधिकारों का हनन करता है गरीबों के, उनके परिश्रम से जो अपनी तिजोरियां भरता है, उस वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव सभी प्रगतिवादी कवियों ने मुखरित किया है, जिसमें त्रिलोचन, नागार्जुन तथा निराला मुख्य रूप से सामने आते हैं। निराला अपनी कविता कुकुरमुत्ता में गुलाब को पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि बताते हैं तथा कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का। कहते हैं सुर में गुलाब कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता। कि जिस तरह से तुम्हें अपने जीवन में साधन सुविधाओं की लत पड़ी हुई है, हम गरीब लोगों को हमारी साधनहीनता ही बल प्रदान करती है। हमारे अंदर इतनी उत्कट जीवन शक्ति है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाल सकते हैं। तो शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का, घृणा का भाव मुखरित होता है। निर्बल, असहाय व पीड़ितों के करुण चित्र बिखरे पड़े हैं संपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य में। निराला पत्थर तोड़ती हुई एक स्त्री का मार्मिक चित्र उपस्थित करते हुए कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, जीर्ण तन मूक करुण दृष्टि। कि वो इस चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के निर्माण के पीछे छिपी हुई है एक गरीब असहाय कष्ट की मेहनत, उसका परिश्रम। हमें उसके हिस्से का यथेष्ट सम्मान उसे देना चाहिए, उसके परिश्रम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो असहाय, निर्बल व पीड़ितों के करुण चित्र प्रस्तुत किए हैं। कटु यथार्थ का चित्रण, नागार्जुन अपने जीवन के भोगे हुए कटु यथार्थ को बताते हुए क्या उठते हैं, पीता आ रहा हूं अभाव का ठेठ आसव बचपन से, सुख सुविधा से हुलस हुलस कर, दुख दुविधा में झुलस झुलस कर, जैसे सब अपने जीवन को बिता रहे हैं वैसे मैं भी बिता रहा हूं। तो इस तरह से कटु यथार्थ का चित्रण की किस तरह एक सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति अपने दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करता है और वो भी उसको नसीब नहीं होती। व्यंग्यात्मकता का स्वर, व्यंग्यात्मकता प्रगतिवादी काव्यधारा का प्राण बनकर के उभरी। कटु व्यंगों के माध्यम से वे पूंजीपति वर्ग पर, शोषक वर्ग पर चोट करते दिखाई देते हैं। नागार्जुन आधुनिक शासन व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आजादी की कलियां फूटी, 5 साल में खिलेंगे फूल, 5 साल में फलाएंगे रहे पंत जी झूला झूल। 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल, ऐसे ही अपने ही हाथों से तुम ठोको उनमें धूल। तो इस तरह से कटु यथार्थ का चित्रण व्यंग्यात्मकता के स्वर के साथ करते दिखाई देते हैं। अब समाज में शिक्षा कितना प्रमुख माध्यम है व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने का, और उसी शिक्षा पर सरकार लाखों रुपया खर्च करती है। परंतु सरकारी शिक्षा का हाल प्रस्तुत करते हुए नागार्जुन कहते हैं, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, और लगा लगा बेबस बच्चों पे मिनट मिनट में 5 तमाचे, ऐसे ही दुखहरण मास्टर गढ़ते हैं आदम के सांचे। कितनी पीड़ा है उनके स्वर में कि जिस आजाद भारत का स्वप्न हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने देखा था, क्या वह इसी तरह पूरा होगा कि सारा पैसा डकार करके
बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं व्यंग्यात्मकता का स्वर। आशावाद, यद्यपि वर्तमान व्यवस्था से कुपित है प्रगतिवादी कवि, वो वर्तमान प्रणाली के दोषों को सामने लाता है, मुखर विरोध करता है, किंतु उसमें आशावाद के स्वर भी दिखाई देते हैं। त्रिलोचन कहते हैं, बाढ़ के आने पर नहरों से आंसू बहा करेंगे, किंतु जल के थिराने पर कमल भी खिलेंगे सहस्त्रदल। अर्थात ये मानव है और मानव का स्वभाव है कि उसके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपनी उत्कट अदम्य जिजीविषा से समस्त झंझावतों का सामना करेगा और उससे बढ़कर आगे जरूर निकलेगा। तो मानवता के प्रति आशावादी स्वर दिखाई देता है प्रगतिवादी काव्यधारा में। प्रकृति प्रेम, अब प्रकृति प्रेम जो कि प्रगतिवादी कवियों में दिखाई देता है, ये छायावादी दृष्टिकोण से अलग स्वरूप दिखाता है। प्रगतिवादी कवि सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए नहीं, अपने मनोभावों को पुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने नेत्रों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में महत्व की दृष्टि से प्रकृति को देखते हैं। वे प्रकृति को सिर्फ मनोरंजन का साधन ना मानकर अपनी सहचरी मानते हैं। प्रगतिवादी कवियों में यदि हम देखें तो नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के अत्यंत सुंदर और विमुग्धकारी चित्र खींचे। नागार्जुन के द्वारा बादल को गिरते देखा है कविता में, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा। तो सुंदर प्रकृति के चित्र प्रस्तुत किए हैं नागार्जुन ने। केदारनाथ अग्रवाल जी की बसंती हवा का कविता अत्यंत प्रसिद्ध है प्रकृति चित्रण की दृष्टि से। तो प्रकृति प्रेम की अलग अवधारणा दिखाई देती है प्रगतिवादी कवियों में। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन किस प्रकार से छायावादी काल्पनाधिक्य के विरोध के फलस्वरूप यथार्थ को अनुभूति देने, अभिव्यक्ति देने के लिए काव्य के क्षेत्र में आया। मार्क्सवाद का भारतीय संस्करण है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा पर भी विचार किया हमने तथा सभी कवियों और सभी प्रवृत्तियों के विषय में हमने चर्चा की। तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो आम जनता के स्वर को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने के लिए सदा स्मरणीय रहेगा।